अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक, अधिक उपज हेतु मटर की फसल में समसामयिक कार्य, किसान भाइयों, गेहूं की बुआई का समय चल रहा है और आप इसकी बुआई करते वक्त किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें ताकि आने वाले समय में फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अभय कुमार सिंह से। गेहूं की बुआई बिहार में अंतिम दिसंबर तक तो किया ही जाता है, ये तो कॉमन बात है। यदि आपके पास 3-4 सिंचाई की व्यवस्था हो और आप 1 दिसंबर के बाद यदि गेहूं की खेती लगाते हैं सिंचित अवस्था में, तो इसमें जो बुआई का समय होगा 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक बुआई करेंगे। इसमें फर्टिलाइजर होगा, केमिकल फर्टिलाइजर जो होगा वो होगा नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फॉस्फेट 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी 40 किलोग्राम एवं फास्फेट एवं पोटास की पूरी मात्रा आप बेसल डोज में बुआई के समय अंतिम जुताई करने के पहले आप खेत में डाल देंगे और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला करके अंतिम जुताई करके पाटा करके गेहूं की बुआई करेंगे। किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी फसल की खेती करने के लिए प्रभेद जो होता है सबसे प्रमुख कारक होता है। तो विलंब से यदि आप गेहूं की बुआई करते सिंचित दशा में, तो उसके लिए हाल के वर्षों में कुछ नई किस्म आई हैं गेहूं की। HI 1563, HD 2985, इसके अलावे NW 2036, DBW 14, HW 2045, PBW 373, PBW 226, PBW 524, ये सब उन्नत किस्म के गेहूं के प्रभेद हैं। इसकी उपज क्षमता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें बीज की मात्रा होगी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि आप पंक्ति बुआई करते हैं तब बीज उपचार आप बेविस्टिन या बीटावैक्स से करेंगे। इस दवा का 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीज उपचार के रूप में प्रयोग करेंगे। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी 18 सेंटीमीटर। यदि विलंब अवस्था में गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें करीब 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई जो करेंगे वह 20 से 25 दिनों के बाद। शेष जो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन बच गया उसको आप पहली सिंचाई के बाद खड़ी फसल में उपरिवेशन करते हैं। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिनों के बाद और तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों के बाद करेंगे। इसके अलावा किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि गेहूं में 2 तरह के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और एक सकरी पत्ती वाली खरपतवार। यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हो तो उसके लिए एक रसायन आता है 2,4-D। इस दवा का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के करीब 25-30 दिनों बाद यानी पहली सिंचाई के बाद जब खेत में पैर सहने लगे तो इसकी आपका छिड़काव कर सकते हैं, खड़ी फसल छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके खेत में सकरी पत्ती वाली खरपतवार हो तो इसके लिए ट्रिबोनिल 70% का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 25-30 दिन के बाद बुआई कर सकते हैं। किसान भाई,
ये तो बात हुई कि आप चौड़ी पत्ती वाली एवं सकरी पत्ती वाली खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे। आशा बहुत कम ही होता है कि किसी भी खेत में केवल सकरी पत्ती वाली खरपतवार हो या केवल चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हो। सामान्यतया खेत में दोनों तरह की खरपतवार होते हैं। यदि आपके खेत में भी दोनों तरह के खरपतवार हो तो इस हालात में अब आइसोगार्ड का 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 25-30 दिन बाद छिड़काव करेंगे। गेहूं में मुख्य रूप से 3 बीमारियां बिहार में आती हैं। पहली बीमारी है लूज स्पॉट। इसमें बाली में दाना न बन करके उसके जगह पर कालिक नुमा बन जाता है। इसके नियंत्रण करने का बीजोपचार ही एकमात्र रासायनिक विधि है। बीजोपचार आप बेविस्टिन या बीटावैक्स से करेंगे। इस दवा का 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीजोपचार के रूप में प्रयोग करेंगे। दूसरी बीमारी है पत्र लांछन रोग। इसमें पत्ती पर भूरे रंग का धब्बा बन जाता है। इस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए एंडोफिल M45 का 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अब 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके खड़ी फसल में छिड़काव कर देंगे। तो किसान भाई इन विधियों को अपना करके जहां आप अपना जेब की बचत करते हैं वहीं पर आप कम खर्च में अधिक से अधिक गेहूं का उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी पौधे हेतु प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करने की विधि। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, रोपाई वाली फसलों का उत्पादन उसकी नर्सरी में तैयार पौध पर निर्भर रहता है। इसीलिए आज हम आपको प्रोट्रे में स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी के लिए मिलवाते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज से। सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए कि हमें प्रोट्रे जो नर्सरी है वो क्यों लगानी चाहिए। इसका लगाने का मुख्य कारण यह है कि जब हम प्रोट्रे नर्सरी लगाते हैं तो हम बेमौसमी सब्जियां, बेमौसमी फल, बेमौसमी फूल, उनके लिए हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सब्जियां जैसे कि आजकल पॉली हाउस तकनीक जो है वो काफ़ी प्रचलित है। पॉली हाउस में हम हाइब्रिड प्रजाति के बीज जो हैं वो लगाते हैं। अब हाइब्रिड प्रजाति का जो बीज आता है वो बहुत महंगा होता है। अगर हमें किसान भाइयों को नुकसान से बचाना है तो उसको बचाने के लिए एक जो तरीका है वो प्रोट्रे नर्सरी है। प्रोट्रे में एक एक बीज हम एक सेल में लगाते हैं। एक सेल में लगाने के बाद जो वो एक पौधे के रूप में तैयार होता है और जो पौधा बीज से तैयार होता है वो काफ़ी हुष्ट पुष्ट होता है और उसमें पौधे के मरने के जो कारण हैं वो बहुत नगण्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोट्रे की। प्रोट्रे बाज़ार में कहाँ पर उपलब्ध है, कैसे हम उसको खरीद सकते हैं, किस किस साइज़ की आती है। देखिए, जो हमारी प्रोट्रे आती हैं उसका अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग प्रकार की प्रोट्रे आती हैं। जितनी भी जो टमाटर या छोटे छोटे बीज वाली जो प्रजातियां होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनको लगाने के लिए छोटे सेल साइज़ वाली प्रोट्रे हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जो बड़े बीज वाली सब्जियां हैं उसके लिए बड़े बीज की, बड़े साइज़ की जो सेल साइज़ वाली प्रोट्रे होती हैं वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। खीरे के लिए देखा गया है सामान्य रूप से हम 1.5 से 4 इंच वाले सेल साइज़ की प्रोट्रे का इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसे ही टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च, इसके लिए हम थोड़े से छोटे, यानी अगर जो हम बात करें कि टमाटर के लिए 3 इंच वाली सेल साइज़ वाली और अगर शिमला मिर्च और खीरे की बात करें तो 2 इंच सेल साइज़ वाली प्रोट्रे का हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रोट्रे में कितने छिद्र होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, अलग अलग जो निर्माता हैं वो अलग अलग हिसाब से उसको तैयार करते हैं। कई जो छोटे छिद्र वाली जो प्रोट्रे आती हैं, जो प्लास्टिक ट्रे जिनको हम बोलते हैं,
उनका जो साइज़ होता है वो लगभग 50 होता है या 98 होता है, अलग अलग 101 की आती है, 90 छिद्र वाली भी प्रोट्रे आती हैं। प्रोट्रे का दूसरा फ़ायदा यह भी होता है कि जहाँ पर किसी को ले जाना चाहते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी प्रोट्रे ले जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। आप प्लास्टिक की प्रोट्रे हैं, उनको आप गाड़ियों में रखकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। हम प्रोट्रे यूज़ करते हैं, उसका लगभग कीमत 50 से 60 रुपये प्रति प्रोट्रे हमें कीमत चुकानी पड़ती है। बात करते हैं कि नर्सरी में जैसे प्रोट्रे है, उसमें किसान भाई कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे। कई तरह के माध्यम आते हैं जो आप प्रोट्रे में डाल सकते हैं। तो हम जो यहाँ इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोकोपीट, जो नारियल की भूसी होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ जो हमारे पास केंचुआ खाद होती है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं 1:1, यानी दोनों को एक एक भाग मिलाकर उसको एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण को प्रोट्रे में भरा जाता है। उस प्रोट्रे को भरने के बाद उसके अंदर एक एक बीज हर एक छिद्र में डाला जाता है। उस छिद्र में डालने के बाद उसको थोड़ा सा पानी से सींचा जाता है और फिर अनुकूल वातावरण में वो प्रोट्रे में सीड डालकर उसको रख देते हैं। और कहीं पर भी जहाँ पर छाया वाला स्थान है, शुरू के 1-2 दिन आपको बीज को थोड़ा छाया वाले स्थान में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको आप अपने मन मुताबिक, जहाँ पर पानी ज़्यादा ना हो, जहाँ पर सूर्य के किरणें जो हैं वो हमारी प्रोट्रे पर ठीक ढंग से आए, ऐसी जगह पर, जो हवादार हो, ऐसी जगह पर उन प्रोट्रे को रखा जाता है। और फसल के हिसाब से बीजों के जमने का समय अलग अलग हो। एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि बीज डालने के बाद हल्की सी सिंचाई आपको प्रोट्रे की करनी पड़ेगी। सिंचाई के बाद 1 से 2 दिन बाद हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे ही रोए आ जाते हैं बीज से, एक से 2 दिन में खीरे में दूसरे या तीसरे दिन में है, यानी जर्मिनेट कर रहा है, जो भी हमारी प्रोट्रे है उसको ठीक ढंग से हमें पानी देना चाहिए। रोज पानी देने के बाद मुख्य फील्ड में जब हम उसको प्रत्यारोपित करते हैं या रोपाई करते हैं, मुख्य फील्ड में रोपाई करने से पहले उसको ठीक तरह से हमें हार्डन करना पड़ेगा। हार्डन का मतलब होता है जैसे टमाटर, मिर्च वगैरह, तो इनको हार्डन करने का एक तरीका ये भी है कि आप जब आप प्रत्यारोपित करने वाले हैं, मान लीजिए आप परसों उसको प्रत्यारोपित करने वाले हैं, तो उससे 3 से 4 दिन पहले उसको पानी देना रोक देना होता है। तो ऐसा करने से जब हम पानी रोक देते हैं तो वो जो हमारी जो सीडलिंग है वो हार्डन हो जाती है। तो प्रोट्रे में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप पूरे के पूरे पौध को बिना उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए हुए आप मुख्य खेत में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो हम नर्सरी जो प्रोडक्शन है या नर्सरी का जो उत्पादन है उसको उपयोग में लाकर हम एक बहुत अच्छा रोज़गार भी पैदा कर सकते हैं। उसको रोज़गार या व्यवसाय के रूप में इसको अपने जीवन में ला सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। अधिक उपज हेतु मटर की फसल में समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में मटर की फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी और इन अवस्थाओं पर फसल में कीट और रोगों का प्रकोप बहुत अधिक होता है, जिसके कारण फसल की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप उपज में भारी कमी आती है। तो किसान भाइयों, आप इन कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, जिला समस्तीपुर के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह। मटर की खेती की है और अभी फसल खड़ी हुई है। वे विशेष रूप से ध्यान रखें कि खरपतवार खेत में नहीं होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किसान भाई अब हाथ से निराई करें। इसके अलावा खेत में जो फसल खड़ी है उसमें अभी पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम चूर्णिल आशिता बीमारी कहते हैं, वो पौधों में लग रही होगी। इसमें सफेद रंग का पाउडर सा पौधों के ऊपर आ जाता है। किसान इस रूप में ध्यान रखें। और एक सल्फेक्स दवाई आती है, सल्फेक्स का
3 किलोग्राम 2.5 एकड़ के लिए किसान भाई लें और उसको 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस प्रकार किसान भाई पाउडरी मिल्ड्यू से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अभी जैसे ही किसान भाई खेतों में देख रहे होंगे तो कहीं भी तेलिया या जिसको हम थ्रिप्स बोलते हैं वो आ रही होगी। किसान भाई उसके बीमारी को रोकने के लिए मेटासिस्टॉक्स का लगभग 1 लीटर दवाई 600 से 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों के खेतों में पॉड बोरर या फली बेधक आने की संभावना है वे किसान भाई भी ध्यान रखें। और मेटासिस्टॉक्स एक रासायनिक दवा आती है, किसान भाई उसकी लगभग 750 मिलीलीटर दवाई लें और 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस प्रकार किसान भाई अपने फसल को बीमारी और कीटों से बचा सकते हैं। अभी जिन खेतों में इस साल बारिश नहीं हुई है तो किसानों के खेत में अभी फसल पानी मांग रही होगी। लगभग 35 से 40 दिन के बाद किसान भाई हल्की सिंचाई करें। इसके अलावा 65 से 70 दिन के बीच में यदि किसान भाइयों को फिर जरूरत पड़ती तो एक सिंचाई की व्यवस्था किसान भाई करें। जिन किसानों को हरी फली तोड़ के बेचना है वो किसान भाई 70 से 75 दिन के बीच में ये फसल को फली तोड़ कर बाजार में भेज सकते हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखें कि फली की तुड़ाई करते हुए पौधे की ब्रांच को नुकसान ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे और किसान भाई हरी फली तोड़ लें। जिन किसान भाइयों को दाने के लिए उगाना है वो किसान भाई लगभग 100 से 110 दिन के बीच में ही दाने के लिए फसल की कटाई तैयार होगी। किसान भाई उस टाइम पर काटें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रोहतास के राजेश पाल ने। आपने बर्बरी नस्ल की बकरी के पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा आप देख सकते हैं कि बर्बरी एक मध्यम आकार की द्विकाजी नस्ल है, यानी ये दूध और मांस के लिए विख्यात है। इसका जो है उद्भव और विकास इस नस्ल का आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं यहाँ पे हुआ है। एक बात इसमें बहुत विशेष है इस नस्ल में, देखने में तो आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर है और बड़े एक बार स्वस्थ जानवर बहुत ही सुंदर लगते हैं। सफ़ेद बॉडी कलर पे जो है भूरे चितकबरे जो है दाग हैं, इसके लिए बहुत अच्छा जानवर लगता है। लेकिन उत्पादकता पे इसको कहें तो ये जो है इसका जो एडल्ट होने वयस्क होने की उम्र है वो लगभग 7 से 9 महीने पे है और ये 10 महीने के आसपास गाभिन हो जाती हैं बकरियां सभी की सभी। एक बार में लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिशत, कभी कभी 50 से 60% के बीच में 2 बच्चे देते हैं और 45 से 50% केस में 1 बच्चा देती है। और कुछ 35 से 50% बकरियां अच्छी उत्तम प्रबंध की दशा में जो बर्बरी है साल में 2 बार बच्चे दे देती हैं। तो कहने का मतलब है कि 12 से 14 महीने के अंतराल पे बर्बरी नस्ल की बकरियां 2 बार, कुछ 50 से 60% बकरियां 2 बार बच्चे दे देती हैं। तो इस तरीके से अगर आप 100 बकरियां पालते हैं, मादा वयस्क बकरियां पालते हैं, तो आपको एक साल में 200 से लेकर के 230-40 बच्चे बड़े आराम से मिल सकते हैं। और 12 महीने पे हमें जो यहाँ पे सबसे अच्छा भार मिला है इनका मांस के लिए वो लगभग 24.5 किलो मिला है। तो विश्व के किसी मानदंड के अनुसार जो है अनुवांशिक स्केल पे जो भार वृद्धि है एक अच्छी कही जा सकती है। अगर आप इनका जो बाह्य रूप देखें, प्रारूप देखें बकरियों का, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर बकरियाँ जो है चयन की सघनता के कारण एक रूप हैं, एक तरीके से हैं और इनमें जो विभिन्नता नहीं है। तो इसका एक और जो अनुवांशिक चयन हमने किया है वो लगता है कि प्रभावी है। ये बकरियां लगभग 115 से लेकर के 130 दिन तक दूध देती हैं और इस दुग्ध काल में लगभग 85 से 100 लीटर तक का दूध दे देती हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया कि मांस और दूध के लिए बहुत ही उपयोगी जानवर है और कहा जाता है कि एक ऐसी नस्ल है हमारे देश की
जिसको कि आप जो है अपने मकान में सघन परिस्थिति में बिना चारागाह के भी पाल सकते हैं। 2-4 जानवर वो परिवार जो कि दूध के लिए बकरियां पालना चाहते हैं, तो ये बर्बरी जो है ये एक बहुत ही उत्तम नस्ल है जिसको कि आप पाल सकते हैं। दूध के लिए भी पाल सकते हैं, मीट के लिए भी पाल सकते हैं, अकेले परिवार में के लिए भी पाल सकते हैं दूध के लिए, और चाहें तो जो है व्यावसायिक बकरी पालन के लिए झुंड में भी, जैसे हम लोग पाले हुए हैं, आप देख लीजिए पूरा फार्म पाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक उत्तम नस्ल है, और अगर आप इस इलाके के हैं, राजस्थान के भरतपुर और आसपास के इलाके के हैं, तो आप ये नस्ल अच्छी तरह से पाल सकते हैं, सफलतापूर्वक पाल करके लाभ कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैंगन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या और इसका निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।